अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी उस मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज का दिन भी आपका हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की खूबसूरत सी बात के साथ कि कुरान मजीद का मकसद ना इंसान की अखलाकी तरबियत करना होता है, और जहाँ अल्लाह दुनिया के कई राजों से पर्दा उठाता है वहीं उसमें रोज़मर्रा के जो मैनरिज़म और आदात भी हमें सिखाता है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और कुरान पाक में ना एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे के मुतालिक तजस्सुस ना किया करो, क्योंकि तजस्सुस कोई अच्छी शय नहीं है। और अगर आपको दूसरे से इख्तलाफ है या उसके मुतालिक अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं तो आप उससे सिर्फ दूर रहें या कम बात करें उससे। और मेरे ख्याल से ये तो मुनासिब ही नहीं लगता है कि आप चोरी छुप के किसी के मुतालिक खोज लगा रहे हों, किसी के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हो कि, और कहा जाता है कि ये किससे मिलता है, किसके साथ बैठ रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी ही मायूब दिखाई देती हैं और मायूब लगती भी हैं। बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि खामोशी से दूर हो जाएं या अपने काम से काम रखें। एक ये भी हल है आपके पास। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको इससे क्या लेना देना। अगर वो आपको हमराज नहीं बनाना चाहता, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी प्राइवेसी होती है जो हम लोग किसी के साथ नहीं शेयर कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं किसी के साथ बांट रहे होते हैं या किसी को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको वहीं तक रहने दीजिए। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है हमारे यहाँ पे ना, ये कॉमन चीज़ या कह लें कि आदत बहुत ज़्यादा बनती जा रही है जो कि गैर अखलाकी भी समझी जाती है कि हम जानबूझ के किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता होता लेकिन हम उसकी खोज में लग जाते हैं कि हमें पता चले कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो प्राइवेसी भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और इस्लाम में भी इस हवाले से हमें तलकीन दी गई है और इस चीज़ से मना किया गया है कि किसी की भी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। और इस सिलसिले में एक और बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी के घर का दरवाज़ा या खिड़की खुली हो ना तो कभी अंदर ना झांकें और ना ही दो लोगों की बातें सुने जो आपस में बैठ के कोई भी बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये बड़ी चीज़ कॉमन है, प्रैक्टिस भी, आप लोग भी इसकी देखते होंगे, एग्जांपल्स देखते होंगे कि कोई भी दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं ना, आपस में 100 बातें होती है लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है ना उसके फ़ौरन से कान खड़े हो जाते हैं कि क्या बातें हो रही है, मैं तो सुनूँ ना सबसे पहले, किसी और को पता चले या ना चले। तो ये हमारे यहाँ पे ये ख़ास तौर पर चीज़ें जो ना प्रिवेल करती जा रही है और इनको एड्रेस करना, इसके हवाले से बात करना और इन आदात को चेंज करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो अगली नस्ल है, हमारी नई नस्ल भी फिर इसी शिकंजे में फंस जाएगी और वो फिर इन्हीं चीज़ों के अंदर मतलब इतना घुल मिल जाएंगे कि वो फिर निकल ही नहीं पाएंगे, फिर वो उस तरक्की की राह पर गामज़न ही नहीं हो पाएंगे जिसमें हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के कोई काम करें। तो अगर आप अपनी शख्सियत को निखारना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों से ना गुरेज़ करना चाहिए और जितना हो सकता है ना इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। अब आपको लिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और योगा टेक्निक्स की तरफ और आज इस पर बात करने के लिए और हमें टिप्स देने के लिए सुलाफ़े नकवी मौजूद है हमारे साथ इस सेगमेंट में, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा टेक्निक्स सुलाफ़े से लेते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। बात करने वाले हैं जेंटल चेयर योगा। बिकॉज आपने देख तो लिया होगा मैं एक चेयर पर बैठी हूँ और मैट नहीं है मेरे पास। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सुलाफ़े हो और मैट ज़रूर होता है। नहीं, हम चेयर पर भी वर्कआउट करा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम चेयर पर आ जाते हैं। सो ये जेंटल चेयर वर्कआउट होगा आपके लिए। ये योगा की ही एक फॉर्म होगी जो आप बैठ कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे अपना वेट रिड्यूस करें। रिलैक्सेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हैप्पीनेस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको EFT का एक पॉइंट बताएंगे जो कि होता है आपकी कॉलर बोन की, जो आपकी या तो आप इसको कह सकते हैं एंड होता है, या अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपके ब्राउ के बिल्कुल एंड के साथ या शुरू के साथ, आप इसको
प्रेस करते हैं या टैप करते जाते हैं तो ये जो पॉइंट है EFT में होता है, आपको बहुत रिलैक्स कर देगा। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्ट्रेस इससे रिलीज़ हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि बैठकर आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने हमेशा जो बताया कि आप बैठे हैं या मैट पर हैं तो आप मार्च कर सकते हैं, यानी कि आप वॉक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच किया। अब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपने स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा साइड, अगेन सेंटर, इनहेल एंड एक्सहेल, सेंटर। या आप इस चीज़ को इस तरह से दोहरा सकते हैं, आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल, जिस तरह माउंटेन में करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरीके से। दूसरा, आप अपनी नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। आपने कुछ सेकंड्स इसको यहाँ रखा, 5 सेकंड 6 सेकंड्स के बाद रिलीज, अदर साइड, रिलीज एंड देन आपके शोल्डर श्रग्स जो आपके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स या बैक एंड फॉरवर्ड, और श्रग्स और सर्कुलर जितनी भी आपकी जो मोशन है वो उस चीज़ को आपने परफॉर्म करने के बाद अपने फ्लैपी आर्म्स हम जिसको कहते हैं वो करना शुरू किया 30 सेकंड तक। ये आपको उस टाइम बहुत इंटेंस लगेगा जब आप इसको 30 सेकंड तक कर रहे होंगे, तो आप 2 से 3 दफ़ा इसको दोहरा सकते हैं, या अगर आप रेपिटेशन पर करना चाहते हैं तो 10 से 12 की रेपिटेशन 2 से 3 दफ़ा। अब चूँकि मैं बात कर रही थी कि योगा की एक फॉर्म है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने अपना एक हाथ यहाँ रखा और दूसरे हाथ से आप इस तरह स्ट्रेच करते हुए चले गए। इससे आपके जो एब्डोमेन है वो भी टोन होगा, और साथ ही साथ जो लोग ओब्लिक्स की शिकायत करते हैं कि वहाँ पर फैट है या मफिन टॉप है, तो वो मसला आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसमें आप उतना होल्ड कर सकते हैं जितना आप आसानी से कर सकें, यानी आपने हाथ अपना एक यहाँ रखा और इस तरीके से स्ट्रेच किया खुद को। जैसे ही आपको फील होगा कि स्ट्रेन यहाँ आना शुरू हो गया, कुछ सेकंड्स आप उसमें होल्ड करेंगे, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड होल्ड के बाद आप नॉर्मल उस दौरान ब्रीथ करेंगे। उसके बाद आप अपनी किसी भी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच कर जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी लेग को रखा, जिस तरह हम योग मुद्रा में लेग्स को फोल्ड करके लेग्स पर अपना जो सर है वो रखते हैं, उसी तरह होगा। अपने हाथ को आपने लॉक किया, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप अपनी लेग को यहाँ पर भी रख सकते हैं कि आसानी से आप अपना फोरहेड यहाँ रखेंगे, एक्सेल करते हुए उसके बाद आप रिलैक्स कर लें। अब आपको एक पता होगा ईगल पोज, यानी इस तरीके से आप ट्विस्ट करते हैं अपने पाँव को और साथ ही आप यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। ये चीज़ आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी लेकर आएगी, बैलेंस भी लेकर आएगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है स्ट्रेस का वो भी ठीक होगा, और अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो भी उससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी लेग्स में टोनिंग का, उनको लगता है कि उनको टोनिंग चाहिए, तो वो भी इससे आ सकती है। साथ ही साथ आपके बैक का जो फैट है वो भी टारगेट हो जाता है। और अगर आर्म्स की बात है तो तब भी आप स्विच कर सकते हैं दूसरी साइड पर, चाहे तो आप अपनी लेग्स को भी उसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को इस तरह लॉक करना है यहाँ पर, और नेक को और अपनी बैक को आर्च में यहाँ, और आप आगे भी जा सकते हैं इस तरीके से जितना आपसे आसानी से हो सके, एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपने खुद को रिलैक्स किया, और उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और इनहेल एंड ट्विस्ट, चेयर है तो आपके लिए ट्विस्ट करना आसान हो जाएगा, जितना भी आप आराम से जा सकते हैं। जो पीछे आपका फ़ॉन्ट या कोई भी चीज़ हो आप उसको देख सकते हैं। एंड इनहेल, मैं बहुत जल्दी वापस आई हूँ, इनहेल एंड आराम से आप गए, और एक्सहेल करते हुए आराम से वापस आएंगे। जेंटल चेयर योगा हो या कुछ भी हो, मेडिटेशन आपको हमेशा करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने यहाँ पर अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, बैक आपकी स्ट्रेट रही इसीलिए आप चेयर के एज पर आएंगे। आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया,
आपने नोटिस किया होगा जब मैंने एक्सेल किया है तो इनको पर्स्ड लिप्स जिसको बोलते हैं, मैंने उस तरह एक्सेल किया है। इस तरीके से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है और आप हैरान हो गए जान के कि इस एक्सरसाइज से आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो भी टोन होता है, क्योंकि आप जैसे एक्सेल करते हैं इसको स्क्वीज करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, और इससे आपकी क्रेविंग्स भी जो है वो कम हो जाती हैं। आपकी भूख जो है वो, जो आपको कई दफ़ा लगता है बहुत ज़्यादा लग रही है, कम होगी। मेटाबॉलिक रेट है वो भी आपका हाई हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप जल्दी से अपनी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, आप में एनर्जी फिर भी रहेगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका एब्डोमेन रीजन टोन हो जाएगा, वेट भी रिड्यूस कर सकते हो। तो तमाम एक्सरसाइजेज जो हमने आपको बताई हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपने 30 सेकंड तक इनको परफॉर्म करना है, 2 से 3 दफ़ा भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेट्स में करना चाहते हैं 2 से 3 सेट्स 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेज पसंद आई होंगी। जेंटल चेयर योगा, कितना आराम से आप कोई भी योगा पोज कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए एक चीज़ को करने के लिए, और एक पॉजिटिव थॉट से अपना दिन स्टार्ट करें। खुद से कहें कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, जो भी कहना चाहते हैं खुद को वो आप कह सकते हैं। आई एम एनर्जेटिक। तो आप इस तरीके से पॉजिटिव थॉट से अपना दिन स्टार्ट करेंगे, आपका दिन उतना ही अच्छा गुजरेगा, अपने गोल्स को आप अचीव कर सकेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज पसंद आएंगे। मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा, और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सुलाफिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी, और जनाब आज उन्होंने कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको करना सिखाई हैं कि आप किस तरह, अगर आपसे मैट आपके घर मौजूद नहीं है या आप मैट पर बैठ के या लेट कर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते, तो आप चेयर पर बैठ कर भी आराम से ईज़िली योगा कर सकते हैं। बस दिल होना चाहिए और मेहनत करनी है आपने कि आपने फ़िट रहना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर सुलाफे, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और आज जनाब वो जिस किताब से हमारा तारुफ करवाने वाले हैं उसमें हमें लाहौर के बारे में पता चलेगा, और जिसका नाम है लाहौर जो मैंने देखा है। तो आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं और किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा। आज जो किताब है ये बेहद दिलचस्प किताब है, लाहौर जो मैंने देखा, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मसूद हयात हैं। ये इनके मज़ामीन हैं जिनकी तालीफ़ यानी इनको कंपाइल किया है सैयद फैज़ान अब्बास नकवी। हम इनको फ़ेसबुक पे जब फॉलो करते थे तो ये अपने आप को लाहौर का खोजी कहते थे, और वाकई हकीकी मानों में ये लाहौर के खोजी ही हैं। नौजवान हैं, लाहौर की उन तमाम जगहों पे जा पहुँचे, वहाँ तस्वीरें बनाई, वहाँ की रिवायात का जो है पता लगाया, जहाँ जो अब आजकल हमारी नज़रों से ओझल हैं। चुबुर्जी में जो ये चुबुर्जी है हमारी 4 बुर्जों वाली, इसका जब एक बुर्ज गिरा तो क्या सूरत हाल थी, फिर ये दोबारा बनाया गया तो ये कैसा बना, उससे पहले जब ये चौबुर्जी बनी थी, क्यों बनी है, किस बाग की ये एंट्रेंस थी, ये बाग कहाँ तक फैला हुआ था, सबनाबाद मोड़ से आगे तक, तो ये सारी बातें हमें, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें। तो चूँकि ये लाहौर के खोजी की अपनी दिलचस्पी ये है कि वो लाहौर के बारे में जाने, एक एक ईंट उठा के देखे कि इसमें कौन सा माजी का कौन सा हिस्सा दफन है, इसलिए उन्होंने मसूद हयात साहब को मुंतखब किया। मसूद हयात साहब कौन है? मसूद साहब एक बहुत अच्छे आलीशान पेंटर हैं। इन्होंने आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े आलीशान मुसव्विर पाकिस्तान ने पैदा किए, उनमें से बेशतर मुसव्विरों के सामने इन्होंने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। इनके बारे में ज़रा सा अगर मैं आपको बता पाऊँ तो अब्दुल रहमान चुगताई, जो चुगताई आर्ट वाले, जो बड़ी आँख वाले, उनसे इन्होंने वो इल्म हासिल किया। उस्ताद अला बख्श यानी डायरेक्ट उनके शागिर्द रहे हैं। तो मसूद साहब का एक तो ये पहलू है। दूसरा बहुत ही दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि आप पहलवानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी जो ख़ानदानी फ़न है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, किसी सूरत इसको मरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। और आप जानते हैं कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, और हमें कुछ अरसा गुजरांवाला जा के रहने का वालिद साहब की पोस्टिंग के सिलसिले में वहाँ इत्तफाक हुआ। तो वहाँ हमें एक लाहौर से टीचर पढ़ाने आए। हम 2-3 साल वहाँ रहे उस शहर में। तो कॉलेज में लाहौर से टीचर पढ़ाने आए। किसी ने पूछा कि गुजरांवाला की शोहरत क्या है, तो हमारा एक क्लास फेलो जो वहीं का था वो कहता है कि जी ये पहलवानों का शहर है। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अच्छा, आपने उतने बड़े पहलवान तो पैदा नहीं किए जितने हमारे लाहौर ने पैदा किए। तो वो खामोश हो गया। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई ये लाहौर के जो पहलवान हैं ये तो आलमी शोहरत याफ्ता थे। यहाँ पे झारा है, गामा पहलवान पुराने और इस तरह।
तो मसूद साहब ने उस सारे पहलवानी को बड़े गौर से करीब से देखा, उस पर फ़ख्र किया, उसको कंपाइल किया। और आज भी इसमें अगर हम देखें तो बहुत मुख्तलिफ छोटे छोटे जो मसूद साहब ने पुराना लाहौर बयान किया है, उसमें पुराने लाहौर में जो फ़न पहलवानी था उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तवील मज़ामीन जो हैं, उन तवील मज़ामीन में से एक मज़मून वो है जो उन्होंने पहलवानी पे लिखा हुआ है। और वो बड़े डिस्टर्ब थे कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फ़न जो है वो पहलवानी का दम तोड़ रहा है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक स्पोर्ट जो है वही कामयाब है, बाकी तमाम स्पोर्ट्स 22 करोड़ का मुल्क है और यहाँ पे कम से कम 22 बड़ी स्पोर्ट्स तो होती, बड़े स्टेडियम होते। हमारा अपना कौमी खेल जो है वो इस वक्त जिस तरह की हालत में हम देख देख के खून के आंसू होते हैं, तो कहाँ पहलवानी हमारा फ़ख्र होता था। किसी ज़माने में झारा और अनोखी, हम लोग बिल्कुल बच्चे थे और हमारे कानों में वालिद साहब की आवाज़ गूंजती थी कि झारा और अनोखी इनका मुकाबला है। और एक ज़माने में पाकिस्तान में फ्री स्टाइल भी शुरू हो गई थी और पीटीवी लाइव उसको नशर किया करता था, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया। तो मसूद हयात साहब ने लाहौर के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, उनमें से एक छोटी सी चीज़ आपको सुनाता हूँ। किसी ज़माने में थिएटर का बड़ा रिवाज था, थिएटर आवाम की तफरीक का एक बड़ा ज़रिया हुआ करता था। बड़ी बड़ी मशहूर थिएट्रिकल कंपनीज़ हुआ करती थी। थिएटर में अगर कोई जंगल, पहाड़, घुड़सवारी या कोई ऐसा सीन दिखाना मकसूद होता था तो वक्त के नामवर मुसव्वरों से पर्दे पर ये सीन बनवाए जाते थे। हज़ारों रुपए खर्च करके बड़े मायारी ड्रामे पेश किए जाते थे। आगा हशर मरहूम को एक मुनफरिद मुकाम हासिल था। ये सारा बता के उसको कहते हैं कि वहाँ पे उस्ताद अला बख्श जो हैं वहाँ उनका भी काम इस्तेमाल होता था और लाहौर में थिएटर का एक बाकायदा कल्चर था। फिर शब महराज का कल्चर इन्होंने बताया। दौले शाह की चूइयाँ जो यहाँ पे गली मोहल्लों में घूमती थी, इन्होंने भी लिखा कि जब मैं देखा पहली दफ़ा तो मैं सहम के डर के माँ के साथ लिपट गया। आम तौर पे हमारे जो बच्चे हैं वो इसी तरह, हालांकि वो बेचारे बड़े बेज़रर होते हैं, मरीज़ हैं, अब आप जानते हैं, लेकिन उस ज़माने में बड़ी अजीबोगरीब बातें इनके बारे में मशहूर होती थी। फिर दास कुलचे के बारे में है, दरख्तों का कत्ल है। आप ये किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा जैसे आप माजी के किसी तस्वीर खाने में हैं, एक तस्वीर को जी भर के देखते हैं, अभी इस तस्वीर पर गौर कर रहे होते हैं तो अगली तस्वीर आपको बुला रही होती है कि आएँ, मैं भी आपकी मुंतज़िर हूँ, मुझे भी देखें, मुझ पर भी नज़र इत्तेफाक डालें। और इस तरह पूरा पुराना लाहौर, सदियों पे मुहित पुराना लाहौर हमारे सामने आ जाता है। और ये किताब उसी की दास्तान है, इसे फ़िक्शन हाउस ने शाया किया है और ये बहुत खूबसूरत किताब। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसका तारुफ प्रोफेसर अहमद अमान साहब ने हमारे साथ करवाया है। और अभी तो सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत तारुफ बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे और जो पढ़ना चाहते हैं लाहौर की तारीख़ के हवाले से, लाहौर की रिवायात, लाहौर के कल्चर के हवाले से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये किताब बहुत ही एक फ़ायदेमंद साबित होगी। और लाहौर जो मैंने देखा है, ये इस किताब का नाम है। प्रोफेसर अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं और अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगी। जी अलीना, बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं पेपर के थ्रू ऐसी क्यूट सी बटरफ्लाई। सबसे पहले आप 3 कलर के डिफरेंट शीट्स लोगे इस तरह। उसके बाद आपने उनको इस शेप में काटना है, ऐसे। मैंने इस तरह से लंबा उनको काट के रखा है ऑलरेडी। इस तरह से आप काटो, कोई भी शेप का, कोई भी कलर का, इस तरह से आपने काट के रख लेना है। अगर इसे बड़ी बटरफ्लाई बनानी हो तो आप इसका मेजरमेंट थोड़ा बड़ा कर दोगे। ये 3 मैंने ले लिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन तीनों का साइज़ डिफरेंट बनाना है हमने। एक स्ट्रिप होगा छोटा, एक उससे बड़ा और थर्ड वाला उससे बड़ा। उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिप को इस तरह रखूँगी, एक के बाद एक। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह ये मुझे इस तरह दिख रही है। एक इस तरह है, ये है, और थर्ड वाली ये है। इसको एक जैसा पकड़कर मैं यहाँ पहले इसकी मेजरमेंट देख लूँगी कि ये एक सर्कल इस तरह बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है, तो मैं इस एरिया से इसको बिल्कुल दरमियान से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा पार्ट मेरा कट हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्लू अब लगाना है। आप चाहो तो स्कूल ग्लू यूज़ कर सकते हो, मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह लगाकर यहाँ पर इसको मैं बंद करूँगी। ये एक बंद हो गया साइड। अब दूसरे को भी इसी तरह बंद करना है, इसके ऊपर ही ग्लू लगानी है आपने, इस तरह। ये साइड चिपक के ये वाला इसके ऊपर इस तरह। जब ये बंद हो जाएगा, ये 2 अलग कलर आपको नज़र आ जाएंगे। थर्ड वन
लास्ट उसको भी आप इस तरह ऊपर बनाओगे। ये अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। इसी तरह जो बाकी हिस्सा हमने काटा था, क्योंकि हमने मेजरमेंट के साथ काटा था इसीलिए वो उतना ही छोटा पहले से पड़ा होगा हमारे पास, वो हम उस तरह ही जोड़ लेंगे। उसका एक हिस्सा इधर और दूसरा इधर, उसको भी सेम आपने उसी तरह जोड़ लेना आपस में। ये एक छोटा बनेगा और बाकी दो बड़े होंगे। इस तरह से जिन बच्चों को छुट्टियां हो चुकी है वो ऐसे क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, इवन समर कैंप्स में इस तरह के क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, वो बच्चे घर पे भी आसानी खुद भी ये क्राफ्ट बना सकते हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा एरिया है उस पर भी मैं ग्लू लगाऊंगी ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और वो पहले वाला एरिया उसके नीचे वाले हिस्से में अब हम देखेंगे ग्लू लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा और ग्लू लगा के बंद करना है। इस तरह जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे ऐसे, तो मैं इनको एक साथ जोड़ दूँगी। अब इनको एक साथ जोड़ना है, आपने नीचे ग्लू लगाया ये और इस तरह ये आपस में जुड़ जाएगा। कोई पेपर है ये बहुत जल्दी से आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए बटरफ्लाई के विंग्स तो रेडी हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने ये पेपर के दो ऑलरेडी इस तरह लंबे से स्ट्रिप्स काट के रखे थे, वो चाहिए होंगे हमें। और अब इस पेपर के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे पेंसिल के थ्रू। का मैं शेप बनाऊंगी, फिर मैं उसे कट करूंगी ऐसे। आपने कुछ इस तरह से उसका शेप बना लेना है। अब मैं इसको सीजर्स की हेल्प से कट करूंगी। और लास्ट में इसके ऊपर हमने जो यूज़ करना है वो गूगल आई होगा। जब भी आप सीजर्स यूज़ करते हो या ग्लू यूज़ कर रहे होते हो तो काइंडली किसी बड़े को अपने पास रखा करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है किसी बड़े का पास होना, वो उनको सिखा सकें कि चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब ये सारा कट जाएगा फिर इसको भी बटरफ्लाई के साथ मैं जोड़ दूँगी उसके विंग्स के साथ। ये कटने के बाद इस शेप में आ गया। अब और जनाब अलीना हमें बटरफ्लाई बनाना सिखा रही थी, लेकिन वक्त की शॉर्टेज थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जनाब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। लेकिन अलीना बहुत शुक्रिया आपका, मज़ीद भी आपसे इसी तरह की हम चीज़ें सीखते रहेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अल्लाह ताला ने ना इंसान को अकल जैसी नेमत से नवाजा है और इसी अकल और सोचने समझने की सलाहियत के बाइस ना हमें अशरफुल मखलूक़ात भी कहा गया है। और ये अकल और शाऊर ही है जिससे इंसान सितारों पर भी कमन डाल सकता है और चाँद को बार बार तस्खीर कर रहा है जैसे चाहे दरियाओं के रुख मोड़ रहा है। और तो और आसमान में उड़ते परिंदों की तरह उड़कर खलाओं में नित नए जहाँ भी ईजाद कर रहा है। और ये तरक्की इंसान ने एक दो दिन में नहीं बल्कि कई सदियों की जिद्दोजहद और मुसलसल तजुर्बात से हासिल की है। और मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए तो इस तरक्की में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा स्पार्क दे रही है तो वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक ख़ास कशिश रखने वाला शोबा है जिससे दुनिया अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा रही है। मगर हमारा मुल्क जहाँ बहुत सारी चीज़ों में तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे है, वहीं बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हमारा नंबर 144 मुल्कों की फहरिस्त में से 105वें नंबर पर आता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में IT के हवाले से बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। यहाँ IT कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड तालीमी इदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। और पाकिस्तानी नौजवान भी मुख्तलिफ ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मगर हमारे मुकाबले में अगर हमारा हमसाया ममालिक अगर देख लिया जाए, भारत की ही बात कर ली जाए, तो वहाँ तकरीबन हर रियासत में ना एक IT सेक्टर बना है और वहाँ से निकले स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन
कर रहे हैं। गूगल हो जाए, फेसबुक हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज हो जाए, वहाँ पे एग्जेक्टिव सीट्स पर इंडियन आईटी बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त इंडिया का जो पोजीशन है वो 68 नंबर पर आता है और पाकिस्तान 105वें नंबर पर मौजूद है। और इस सेक्टर में हम अब इतना पीछे कैसे रह गए हैं, इस हवाले से हम अपना ग्राफ किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको किस तरह इस चीज़ की तरफ गामजन कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। रज़ा रहमान साहब एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रज़ा साहब, अब तो कह लें कि आईटी की तो शोबे में इतनी तरक्की आ गई, इतनी जिद्दत आ गई है, चैट जीपीटी हो जाए, पता नहीं क्या क्या सारा कुछ आ गया है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे ब्रेन ऑटोनॉमी की, कि मतलब अब तो हम बाकी ममालिक उस तक पहुंच गए हैं तो छोटा बच्चा पैदा हुआ है और उसके बारे में सारा कुछ उन्हें पता होता है, और हमारे यहाँ पे हम 50 साल के भी हो जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या है। तो हम कितना पीछे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में? डिजिटल रेवोल्यूशन में तो हम बहुत पीछे हैं, बल्कि शायद हमने अभी तक सफ़र शुरू ही नहीं किया। अगर हम ये आप जो अभी डाटा दे रहे थे इसको देखें कि हम 105वें नंबर पे हैं, तो हम तकरीबन आखिरी नंबरों पे हैं। इसको दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए, आखिरी नंबर ही है, हाँ। तकरीबन आखिरी नंबर्स पे हैं। और इसमें अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का, या मुझे कहना चाहिए कि शायद हमारे बड़ों का, इस्टेब्लिशमेंट का कोई दिल चाहता है कि हमारे बच्चे कुछ कर लें, या इस मुल्क के बड़ों का कुछ सोच ये रखी हुई है कि हम अपने इन बच्चों के ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करके इंडिया का मुकाबला कर लें। देखिए, इंडिया की बात अभी की गई तो इंडिया तो आज दुनिया की जितनी $1 ट्रिलियन कंपनीज है ना जी, जिस तरह आप कह लीजिए कि गूगल है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है जी, इसको इसके जो सीईओज हैं वो हैं, और इन कंपनीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उसके ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। exactly. अच्छा, इंडियंस में और हमें फर्क क्या है? मैं क्यों नहीं? रीसेंट एग्जांपल ले लें, चांद पे पहुंच गए हैं वो लोग, और हम यहीं बैठे हुए हैं, हम अभी भी पेट्रोल की, बिजली की कीमतों के हवाले से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा, इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के शर्मा साहब जा सकते हैं, तो पाकिस्तान के रज़ा रहमान क्यों नहीं इस काबिल हैं कि वो जाके किसी सीट को वहाँ पे अपने आप को रिकग्नाइज करें? लेकिन दूसरे एंड पे सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स यहाँ से गए हैं अमेरिका में, वो आज टॉप डॉक्टर्स क्यों हैं? दूसरे एंड पे सवाल ये भी है। ये सवाल इस बात की नफी करता है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा। टैलेंट बहुत है हमारे पास, टैलेंट है तो हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ जाके तो आज उनके लिए आंखों का तारा बना हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान को अगर आईटी के दौर में काम करने का मौका मिले, हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, बच्चों को राग़िब किया जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरफ राग़िब करें और हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, तो इसमें पाकिस्तान भी बहुत एक्सेल कर सकता है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं ना, तो उसमें गवर्नमेंट या रियासत के बगैर वो मुमकिन नहीं होता। तो जब रियासत चाहेगी पाकिस्तान में आईटी का रेवोल्यूशन आए, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ये 1 साल या 13 महीने या 14 महीने कहना चाहिए, इतने अरसे में ये रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये ग्राफ मतलब हम सही कर सकते हैं जी? बिल्कुल, देखें ये तो रियासत का काम है। अगर इंडिया में आईटी इतनी रूज पे चली गई है, इंडिया में टेस्ला आ रही है, इंडिया में एप्पल आ गया है, इंडिया में मर्सिडीज बन रही है, रेंज रोवर आ गई है, यानी मैं चंद कंपनीज का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि लोग इनको जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अच्छा, वो जो इससे बड़ी जो कंपनीज है ना, वो तो इतनी हमारे यहाँ पे बेसिक एक एग्जांपल, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम ले लिए ना, आप पेपॉल का देख लें जी कि पाकिस्तान में पेपॉल की सहूलत ही नहीं है, और जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं उन्हें इतनी मुश्किल होती है कि उनकी पेमेंट्स बाहर से आनी होती है पेपॉल के जरिए, और वो उनके पास नहीं है। एक ये बेसिक जरूरत है ना, इसमें देख लें। कोई ई वॉलेट हमारे बच्चों को एक्सेस नहीं है, हमारे यहाँ के जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं उनको कोई एक्सेस नहीं है कि उसके ज़रिए वो अपनी जो रकम है उसकी तरसीलात कर सकें, उसको मंगवा सकें या भिजवा सकें। तो ये जो हर्डल्स हैं ये गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, जो आपने पेपॉल का जिक्र किया है, अगर क्या है पेपॉल का अगर मसला हल करना है तो मसला क्या है? मसला ये है कि पेपॉल की पेमेंट्स नहीं आ सकती। एक एग्रीमेंट है आपका और मेरा, और वो करना है पेपॉल ने और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट करना है। ये 1 घंटे का काम है कि ये 5 साल का काम है। ये लोगों को खुद समझना है। कितने साल हो गए ये मसला वैसे का वैसे। देखें, ये हमारी रियासत को समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह का कोई मामला करेंगे तो अब लोगों से छुपा नहीं रह सकेगा। अब बच्चों को मालूम है, अब यंग जनरेशन को मालूम है कि ये काम को मुश्किल नहीं है कि अब पेपॉल से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ये भी काम को मुश्किल नहीं है कि हम टेस्ला को कन्विंस कर लें कि वो यहाँ प्लांट लगाए, एप्पल को हम कन्विंस कर लें कि वो यहाँ पे आए, बिल्कुल यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट रियासतों का काम होता है। लेकिन रियासत में क्या उतना विजन मौजूद है?
क्या उतना पोटेंशियल मौजूद है, या एक लिमिटेड एक कुएं का मेंढक बन के सारा कुछ देखा जाता है? हाँ, क्या हम इंडिया को अपना कंपेटिटर कहते हैं, या हम इंडिया से हमेशा अपनी फतह को बड़ा जश्न को मनाते हैं? तो अब हमारी यहाँ पे जश्न कहाँ गया? अब यहाँ जश्न करना है या शोक करना है, हमें ये सोचना ये और पूछना ये था। तो इसमें गुजारिश ये है कि 60% जिस मुल्क के पास ह्यूमन रिसोर्स हो और वो यंगस्टर हो और वो उसके पास इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी हो कि वो उसका जो बच्चा है वो आईटी के सेक्टर में या जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स आ रहे हैं आईटी के अंदर, उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता हो और आप दुनिया में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आ जाएं, दुनिया में भी ला सकते हैं हमारे बच्चे और अपने मुल्क के लिए भी ला सकते हैं, तो वाई नॉट आप उनको मौका दें, उनके लिए आसानियाँ करें, उनको रास्ते दिखाएं, उनको सपोर्ट करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को उस तरफ टिल्ट करें, मोल्ड करें, आपके प्रोफेसर्स, आपकी जो एजुकेशन कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करे। लेकिन इसमें कैसे, मतलब ये देखें ना, अब मैं जैसे उसकी बात की है, मैंने इंडिया की बात की कि उसकी हर रियासत में एक आईटी सेक्टर है और इवन दो कि उनके स्कूल्स में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, डिग्रीज दी जा रही है, कि यहाँ पर हमारे स्कूल में अब किसी हद तक इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है कि आगे जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी बेस्ड हर चीज़ होनी है, तो हम भी इस साइड पर जाएँ। देखिए बिल्कुल, अभी हमने पिछले 25 साल से यही कह रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स पढ़ाया जा रहा है, हम आईटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर आज पूछें कि हमारी आउटपुट क्या है, तो हमारी तो कोई आउटपुट नहीं है। हमारा तो यहाँ सीईओ, गूगल का सीईओ पाकिस्तान का तो नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पाकिस्तान का है, ना 76 करोड़ रुपया गूगल के सीईओ की सैलरी है एक महीने की। कोई हमारा बंदा दिखा दें जिसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली होगी वो 76 करोड़ रुपया सैलरी किसी इंटरनेशनल कंपनी से ले सकता हो। तो ये हमने किया क्या है? फिर हमें सोचना ये है, हमारी जो लैब्स यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की हैं उसकी हालत आप देख लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इतना चार्ज करते हैं, अगर वो चार्ज करने के बाद कुछ प्रोडक्टिविटी दे देते हैं तो ये आउटपुट तो नहीं है। यहाँ तो 60% आपके पास नौजवान है, 60% का मतलब है 12 से 14 करोड़ बच्चा या यंगस्टर, 14 करोड़। अब 14 करोड़ की आपके पास फौज हो यंगस्टर्स की और आपने एक फील्ड में जाके तहलका मचाना हो, तो क्या आपके लिए मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल, पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान को अगर आप देखें, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए तो क्या हमारे इमोशंस क्या होते हैं? भाई आप हमारा इंडिया और पाकिस्तान का आईटी मैच ही करा दें, ऐसे ही है, बिल्कुल हमारा आईटी मैच ही करा दें, हमें कहें कि आपने इनसे आगे निकलना है, हम पाकिस्तान आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, रियासत सपोर्ट करेगी। लेकिन देखिए ना, उसके लिए सपोर्ट करना, रियासत का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह हम अपनी टीम को, पाकिस्तानी टीम को वसाइल देते हैं, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपने अच्छा खेल कर आना है, आपको हर चीज़ दी जाएगी हमारी तरफ से, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह अगर किसी और शोबे पर भी इसी तरह तवज्जो दी जाएगी तो वो भी एक्सेल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसे, यही बात है, यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, एक्चुअली इसमें सबसे पहली चीज़ आती है गवर्नमेंट विल, क्या गवर्नमेंट चाहती है ये काम करना। पिछले दिनों एक मैंने बयान सुना हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दिया कि जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ये तो आपने बिल्कुल उन लोगों को अपने से जुदा कर दिया ना, जो किसी वजह से नाराज़ हैं, मजबूर हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई उनका विजन और है, आपने तो उनको बिल्कुल एक तरह से नाराज़ कर दिया और ये ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया कि अगर आप जाते हैं तो जाएं, मुझे क्या लगे। नहीं भाई, ये आपका मुल्क है, हम आपके लोग हैं, आप हमारे काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर हैं। वो उनके अपने भी बच्चे बाहर हो या उन्होंने बाहर जाना हो तो उन्हें लगा हो कि बाकी भी चले जाएं, खैर है, कोई बात नहीं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर वो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको वेल विशेस देनी चाहिए, वेल विशेस देनी चाहिए, लेकिन उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में हम वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करें। ये आपका घर है, आपने वापस इधर ही आना है और आपने वहाँ से रिसोर्सेज लेके आना है हमारे लिए और यहाँ के बाकी लोगों के लिए, और मिसाल कायम करना है। जैसे हम आज इंडिया के लोगों की मिसालें दे रहे हैं, क्या मेरे पास कोई पाकिस्तानी बच्चों की मिसालें मौजूद हैं? मेरा ख्याल है बहुत ही कम होंगी या ना होने के बराबर होंगी। तो हमें थोड़ा सा अपने आप के ऊपर गौर करना है। अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज़ पाकिस्तानी लोगों को दी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोगों से ज़्यादा हैं, उनके विजन से बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हमारे पास स्पार्क है, हमारे पास वो टैलेंट मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का टैलेंट तो आपने देखा ही है। देखें अभी डॉक्टर्स की जो मैंने आपको मिसाल दी कि अमेरिका में सबसे जो काबिल डॉक्टर कहलाते हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो अगर डॉक्टर पाकिस्तानी टॉप पे जा सकता है तो कोई उसने खास सिरप पिया था या कोई खास दवाई खाई थी जिससे वो इतना इंटेलिजेंट या शार्प हो गया, या ये मट्टी में इतनी जरखेज़ी है, ये मट्टी जरखेज़ है, इसका हर बच्चा, हर बंदा, हर एंकर, हर टीचर बड़ा जरखेज़ है। इसको सिर्फ आपको सही तरह से मेंटेन करने की या उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर एक दफ़ा इन बच्चों को आईटी के अंदर सपोर्ट दे दे गवर्नमेंट, तो मेरा तो ख्याल है कि जो बच्चा, देखें हर बंदा ये चाहता है कि मेरे रिसोर्सेज बढ़ें, आमदन बढ़े, और आईटी में तो जो भी आज काम करेगा वो डॉलर कमाएगा, पाउंड कमाएगा। तो कौन नहीं चाहता कि हर बंदा तो इंटरेस्ट ये रखता है कि मेरी आमदन ज़्यादा को इंक्रीज हो। तो सबसे आसान तरीका तो आमदन का यही है कि आप आईटी में सर्विसेज दें,
चाहे फ्रीलांसर है, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी है, चाहे कोई भी और इससे रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स हैं, 600 से ज़्यादा फील्ड्स हैं, बच्चे जिसमें जाना चाहें जा सकते हैं। नहीं तो स्कूल जो हमारी अगर उसमें आ जाते हैं, डोमेन में आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे सीखते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कब तक ये चीज़ें जो है डेवलप हो जाएंगी, या प्राइवेट स्कूल्स खुद से इनिशिएटिव ले लेंगे कि हमने अब IT को भी लेकर आना है और इसके हवाले से बच्चों को पढ़ाना है? देखिए मुनीबा, इसमें सबसे बड़ी बैड लक ये है कि हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान का, वो इतना आउटडेटेड या इतना ऑब्सोलीट है या इतना बैकवर्ड है कि जो चीज़ आज हमारे करिकुलम में शामिल की जाती है ना, 1 साल के बाद मालूम होता है कि दुनिया के करिकुलम से निकल गई है। अगर आप छोटी सी एक मिसाल ले लें कि हम आज भी अपने बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाते हैं, इस तरह के बहुत सारे शोबाजात में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल में वो 2-2 साल लगा रहे हैं, या अपने कॉलेजेस में वो 2-2 साल उसके ऊपर पढ़ते हैं। और दुनिया में तो अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया, चैट GPT, जिस तरह के कंप्यूटर्स आ गए, AI जो आ गया हुआ है, वो तो मिनट्स में आपको जो आपकी 2 साल की वर्किंग है उसके ऑल्टरनेट में आपको उससे बेहतर दे देते हैं। तो आपको हमें अपने बच्चों को एडवांसमेंट सिखानी पड़ेगी, अपने बच्चों को जदीद दौर से मुतारिफ करवाना पड़ेगा, हमें ये कंपटीशन डेवलप करने पड़ेंगे। हमें चलें इंडिया से ही कंपटीशन करा दें, हमारा हमसाया मुल्क भी है, और समझे कि हमारी सेम उनकी और हमारी एक तरह से सेम सरजमीन है, बरसगीर पाको हिंदी है। तो चलें आप हमारा आपस में ही एक मुआजना करने के लिए, हमारी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए ही हमें इतने रिसोर्सेज दे दें कि हम उनका मुकाबला कर सकें, और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो ये साबित कर सकें कि हम भी उनसे बेहतर हैं। लेकिन कैसे हम अपने तहत आप तो नहीं रज़ा साहब कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली हम फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत नो हाउ चीज़ों को लेके हम जान जाते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ में लोग रहते हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटी, जिनकी एक्सेस नहीं होती है कि वो इंटरनेट से सीख सकें, उन्होंने स्कूल जाकर ये चीज़ें सीखनी होती हैं। अब जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, उससे पहले जो पिछली निगरान हुकूमत थी उन्होंने कहा था कि जी आगे अभी भी 15 से 20 साल है कि हम इसी तरह रह सकते हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जब चीज़ें आती हैं हमारे सामने, ऐलानात आते हैं, तो हमारा जो वो मोराल होता है वो बूस्ट नहीं होता, वो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो जो मेहनत करने की लगन होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है कि हमने जब रहना ही ऐसे है तो फिर हम क्या करें। जी आप ठीक फरमा रही हैं। देखें, इस बड़ा आसान तरीक़ेकार है, इंटरनेट की एक्सेस अगर दे दी जाए पूरे मुल्क में तमाम लोगों को आसान नरखों पे, जो कि क्लेम की जाती है कि हम देते हैं। सबसे पहले इंटरनेट की एक्सेस चाहिए, आपको वो टूल चाहिए जिसे लैपटॉप भी कहा जा सकता है, आपका मोबाइल भी कहा जा सकता है, जिसके ज़रिए बच्चे सीख के कुछ काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है दुनिया के साथ कनेक्टिविटी, और उस कनेक्टिविटी में पेपॉल भी अपना किरदार अदा करता है। इस तरह के और बहुत सारे इदारे हैं जो फ्रीलांसिंग में आपको सपोर्ट करते हैं, या आपका मिडल चैनल है जो आपको एक दूसरे से लिंक करते हैं। उनकी सपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बैकअप से अगर मिलती जाए बच्चों को, और ऐसी गारंटेड मिले, तो डेफिनेटली हमें बाहर से काम एक्सपोर्ट की सूरत में ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी चूँकि बीच में मीडिएटर जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, तो बाज़ अवत हमारे यहाँ के लोग उनके साथ मिसमैनेज भी करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, और शायद ये रवाज हमारे यहाँ पे कुछ चूँकि सीधा रास्ता हमारे मुल्क में अप्रिशिएट नहीं किया जाता ना, तो शॉर्टकट को हमारे लोग अप्रिशिएट करते हैं या अपनाना पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि गवर्नमेंट उन बच्चों को, या उस ये सब जितनी हमारी कम्युनिटी है यंगस्टर्स की, इनको अगर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे कि हम आपको सॉफ्टवेयर हाउस लगाने के लिए लोन देते हैं, हम आपको हर प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी एग्जीबिशंस दुनिया भर में लगती हैं, अगर आप इन बच्चों को उन एग्जीबिशंस का एक राउंड ही लगवा दें तो इनके विजन को देखें, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम वो मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन हमारे चूँकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर अभी तक तो ऐसा बना ही नहीं कि हमने अपने बच्चों को कुछ बनाना है, या हमारे बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया से हम ग्रैब करें और अपने बच्चों को भी वो दे सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये फलाही इस्लामी फलाही रियासत का इसके अंदर से लफ्ज़ काट देना चाहिए, और ये सिर्फ एक रियासत है, इसमें इस्लामी और फलाही जो चीज़ें हैं ना वो मिसिंग हैं। फलाही काम के हवाले से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिए जाते हैं, तो फिर क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें, बच्चे खुद से ही करना शुरू कर दें। अच्छा देखें, इसमें सारे काम में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है जिसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब एक किसी सबसे अच्छी जो मोटिवेशन है ना, वो आपकी इंसल्ट होती है। ये जो इंसल्ट हमारी की जा रही है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे रियासत कर रही है, हमारी इंसल्ट है एक तरह से कि आप हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। इंडिया चंद्रयान 3 पे कहाँ पे चला गया जी। और अगर आप इंडिया के 5वीं क्लास के बच्चे को पूछे ना कि आपका ये सारा सिस्टम क्या था, ये चंद्रयान फर्स्ट कब गया, सेकंड कब गया, वो पूरा आपको बताएगा, क्योंकि उसको पढ़ाया गया है, उसको सिखाया गया है, और उसके विजन में वो शामिल है, उसके नज़रियात में वो शामिल हो गई है बात कि मेरा तो विजन चांद से आगे का है,
मैं तो इस लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे मेरे मुल्क में हज़ारों लोग ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो उसके सीईओ बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो गूगल के सीईओ हैं। तो अगर वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? फिर मेरी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे ये बात ज़रूर वाजे करनी चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में या गवर्नमेंट जो उनकी है उसको इस तरह ऊपर लेके आने में उनके वज़ीर-ए-आज़म का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप सारा इस सिनेरियो को गौर करें ना, तो उनके वज़ीर-ए-आज़म इसमें मेजर क्लियरली किरदार अदा कर रहे हैं। आपने शुरू में जिक्र किया ब्रेन एटोनॉमी का। मेरे एक दोस्त हैं फ़हीम नकवी साहब, उनसे मुझे ये सारी बात सुनने को मिली। तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ब्रेन एटोनॉमी के ऊपर अपने वहाँ के जितने पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जो बच्चा जूं ही पैदा हो पैदाइश के वक्त उसकी पूरी ब्रेन एटोनॉमी की जाए। और ब्रेन एटोनॉमी करती क्या है? ब्रेन एटोनॉमी आपको पूरा बता देती है कि आपका जो बच्चा एक शख्स है या एक शख्सियत है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। वेदर वो इंजीनियर बनने के काबिल है, वो अकाउंट में बहुत अच्छा होगा, मैथ्स में अच्छा होगा, आर्ट में अच्छा होगा, वो उसके ब्रेन को पूरा स्कैन करके आपको एक 26 सफ़ों का एक पूरा एक लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिख देते हैं जिसके अंदर वो आपके बच्चे की सारी खूबियां बता देते हैं। अब वो वालिदैन के पास अगर वो नोट्स मौजूद हैं तो वालिदैन को कभी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो उसको फॉलो करें, पाथवे मिल जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चे को किस साइड पर लेकर फॉलो जाना करें है और उसको उसके मुताबिक अपने बच्चे से वो बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो ये एक मैं आपको एक दो वज़ीर-ए-आज़म के विजन का बता रहा हूँ, ठीक है? वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, शायद हमें उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मेरा भी चलान हो सकता है निकलते साथ ही, तो मुझे भी सोच समझ के बोलना है, ये ना हो कि मैं आपको अगली दफ़ा प्रोग्राम कहीं और से मुझे करना पड़े। नहीं, हम तो जनाब यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के लिए सोचा जाए, उनको सहूलियात दी जाएँ और तरक्की के हवाले से देखा जाए कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसे इकदामात उठा सकते हैं जिससे हमारा जो नौजवान है वो तरक्की कर सके, अपना नाम तो रोशन करेगा ही करेगा लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और IT सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या हम इसमें ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यकीनन हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए तो हम हर चीज़ फतह कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जब से गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है तब से क्राइम की शरह में भी बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। आए रोज़ डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी समेत स्ट्रीट क्राइम्स और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें रिपोर्ट होने लगी हैं और डाकू निडर होकर वारदातें करने लगे। बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं यूँ कहूँगी कि जनाब अब लाहौर नहीं लगता, कराची लगना शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि ख़वातीन से पर्स छीनने और मोबाइल छीनने की 1500 वारदातें हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 120 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं और ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है हम सब के लिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब ये जो राहज़नी है, डकैतियाँ होती जा रही हैं। और पिछले महीने ख़वातीन और बच्चों समेत कत्ल के 45 वाक़यात रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जनाब पुलिस एंटी मंशियात स्मगलिंग यूनिट मुबैना तौर पर मंशियात फरोशी में मुलव्वस निकला है। DSP एंटी नारकोटिक स्मगलिंग मज़हर इकबाल और उनकी पूरी टीम जो है वो मनशियात फरोशी का उनके ऊपर इल्ज़ाम है और जब उन पर छापा मारा गया तो DSP साहब फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ और हेड कांस्टेबल शकील समेत 4 पुलिस मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है और एंटी स्मगलिंग यूनिट पर 8 करोड़ रुपए की मंशियात शहर में फ़रोख्त करने का इंकशाफ भी हुआ है। DSP की गिरफ्तारी के लिए छापे तो मारे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और जो हिरासत में लिए गए पुलिस अफसरान हैं और जो भी अहलकार हैं उनसे तहकीकात की जा रही है। जल्द मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएंगे। और ये स्टोरी जो थी ये मुदस्सिर हुसैन ने ही ब्रेक की थी और इस हवाले से मज़ीद क्या तहकीकात की जा रही हैं, DSP जो है वो कब तक गिरफ्तारी अमल में लेकर आई जाएगी उस हवाले से। और ये पुलिस जहाँ पर मुहाफ़िज़ है, जो लोगों की जान बचाती है, जो लोगों को इन मनशियात के लत से बचाती है, वो इसी में मुलव्वस है। तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम नहीं किया जा रहा बल्कि वो तो लोगों में ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन्हांस करा रहे हैं। और अगर पुलिस ही इसमें मुलव्विस निकलेगी, सप्लायर निकलेगी, तो बाकी लोग फिर कहाँ जाएंगे। तो आज इस पर बात करते हैं। मुदस्सिर हुसैन इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप?
ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सर, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ख़बर है कि एक डीएसपी इतनी बड़ी जनाब कह लें कि सप्लाई चेन चला रहे थे, मनशियात में मुलव्वस थे। इल्ज़ाम है या अब साबित भी हो गया है इनके ऊपर? इल्ज़ाम नहीं है, अच्छा। बिल्कुल एंटी नारकोटिक्स ने इस पे जो है वो एफआईआर दर्ज किया है। अच्छा, और ठीक पूरी है। तहकीक के बाद इस पे जो है वो पर्चा दर्ज किया है। और जब पता चला, इसको पहले पता चल गया था इसके कि इसको घर छापा पड़ने वाला है। अच्छा, ये पहले ही फरार हो गया वहाँ से। अब इसके एक एएसआई और बाकी जो टीम है वो पकड़ी गई है। लेकिन इसमें मुनीबा मैं अहम एक बात ये करूँगा कि ये जो बंदा है इसको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया। अच्छा, ठीक है। और ये किसने इंस्पेक्टर इसको लगाया, प्रमोट किसने किया, इसकी एसीआर कैसे कंप्लीट हुई? ये बंदा 12 दफ़ा डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका है। अच्छा, 12 दफ़ा डिसमिस हो चुके हैं। डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ है, फिर बहाल हुआ है, फिर अच्छे अच्छे थानों में गया है, नौकरियां की हैं। अब ये इंस्पेक्टर था, ऑन पे स्केल पे जो है वो डीएसपी लगा दिया गया। तो ये क्या ऐसे है, कोई असरो रसूख है, ये मैं क्या बताऊं, है? ऐसे है जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बैठा दिया जाए। अब सबको पता है कि ये कैसा है, ठीक है, अलार्मिंग सिचुएशन है, सबको पता है ये कैसा है। और उसके बाद फिर लेकिन फिर भी कैसे वो डीएसपी की पोस्ट तक पहुंच गए? एक और अहम बताऊं कि इसको कैश अवार्ड दिया है जी पंजाब ने चंद दिन पहले, ठीक है, और नकद इनाम दिया है और सर्टिफिकेट दिया। किस बिना पर? कि ये बड़े अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अच्छा, मतलब 12 दफा एक बंदा डिसमिस हो चुका है अपनी सर्विस से और उसको बाद में फिर इनाम दिया जा रहा है। ये जिम्मेदार नहीं है, मैं इसको जिम्मेदार नहीं कहता, इसको लगाने वाले। अच्छा, इसको तो कौन लगाने वाले हैं? लगाने वाले जिम्मेदार हैं मैडम सीसीपी लाहौर साहब जिम्मेदार हैं। वो उनको चाहिए कि इसका जवाब दें आके। वो खुद अच्छे ईमानदार अफसर हैं, लेकिन इस तरह के अगर करप्ट अफसर लगाएंगे, जो डीएसपी होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, थानों में लगाएंगे, उन पे जो है वो उंगलियां उठेंगी कि आपने इस तरह के बंदों को क्यों लगाया, ठीक है। और सबको पता है, सब ये कह रहे हैं कि ये करप्ट है, उसके बावजूद उसको लगाया हुआ है। लेकिन उनसे जवाब क्या लें हम? मेरी बात सुने, हम उनसे सीसीपी लाहौर से क्या जवाब लें? आप क्राइम की शरह देख लें, उसकी रेशो देख लें कहाँ पहुँच रही है कि अब हम सेफ ही नहीं है। हम घर से बाहर निकलते हैं, इवन दो कि हम घरों में भी सेफ नहीं है, कि डकैतियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है। राहजनी आप बाहर चले जाएँ, औरतों के पर्स छीने जा रहे हैं, जो है फ़ोन छीने जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि हम लाहौर में नहीं रह रहे, हम कराची में रह रहे हैं। जो कराची का एक पूरा सिनेरियो बना होता है कि आप अनसेफ होते हैं घर से निकलते, तो वो पूरा सिचुएशन वैसी हो रही है। बिल्कुल ऐसी ही है। लाहौर अब देखे जाए तो क्राइम की शरह बढ़ गई है। और मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि एक वक्त होता था, हम भी 12 साल मुझे हो गए हैं क्राइम की बीट करते हुए, कि जब पुलिस इनकाउंटर होते थे तो ये डकैतियाँ रुक जाती थी, रॉबरी रुक जाती थी, स्ट्रीट क्राइम रुक जाता था। अब देखें कि इन्होंने पिछले को 5-6 माह के दौरान को 30 बंदे इनकाउंटर किए हैं मुबैना पुलिस मुकाबले में लाहौर में, ठीक है। मुबैना पुलिस मुकाबले में 30 बंदे इनकाउंटर किए गए, उसके बाद भी क्राइम की शरह कम नहीं हो रही। कल लेकिन मुदस्सर, हम इसको वो तो नहीं करेंगे कि अच्छी बात है इनकाउंटर करना, लेकिन सपोर्ट तो नहीं कर रहे। लेकिन क्या यही एक वाहिद ऑप्शन है कि हम लोगों ने लोगों में खौफ पैदा करना है कि वो इस क्राइम की तरफ ना आए? मनीबा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनकाउंटर को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। इनकाउंटर कोई अच्छी चीज नहीं है। अदालतों से मुलजमान को सजाए मौत होना चाहिए। एग्जैक्टली, कि वहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए, हमें शहरियों को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। बात यह है कि अगर जो है इनकाउंटर के बावजूद भी क्राइम नहीं रुक रहा तो उसकी क्या वजूहत है? बड़ों को सर जोड़ने चाहिए, बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह है। लेकिन उसके बावजूद देखें 6,000 पिछले माह डकैती की वारदातें हुई, मोबाइल छीने गए, ख़वातीन के पर्स छीने गए, उनकी कीमती चीज़ें छीनी गई। और मैं आपको बताऊं सबसे अलार्मिंग सिचुएशन क्या है, अब डाकू ये नहीं देख रहे कि ये अमीर है ये गरीब है। पहले देखते थे कि इसने अच्छा सूट पहना हुआ है, इससे डकैती करते हैं। अब तो रेडी वालों से भी वो डकैतियाँ कर रहे हैं। अब तो मैं कह रहा हूँ कि एक साइकिल वाले को भी देखते हैं कि उसके पास 500 रुपया है, वो भी छीन के ले जाते हैं। इस तरह के हालात है, इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं और बड़ा दिल जो है वह दुखी होता है ये चीज़ें देख के। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, और पुलिस क्या कर रही है? मैं बताऊं, पुलिस खुद मंशियात में मुलव्वस होगी तो पुलिस क्या ही करेगी? मुझे ना एक हमारे अफसर थे, वो आजकल कराची हैं, डीआईजी, उसने मुझे एक बात कही थी। मुझे अब वो जब ये वारदात हुई ना, जो मज़हर इकबाल है जिसने 8 करोड़ की मंशियात बेची, तो मुझे उसकी बात याद आई। उसने मुझे ये बात कही, उसने कहा कि हम जो मर्जी कर लेना, पुलिस अफसरान जो वाला अफसरान है, जो ईमानदार है, उल्टा भी लटक जाए, ये पुलिस ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं ठीक हो सकती? उसने कहा कि ये 60% जो पुलिस है ना हमारी, ये क्रिमिनल है, करप्ट है। नहीं, क्रिमिनल है। करप्ट होना और बात है। अच्छा, क्रिमिनल है, पुलिस ही क्रिमिनल है, क्रिमिनल्स को पकड़ने वाली पुलिस ही क्रिमिनल है। उसकी बात मुझे 60% जो पुलिस है हमारी क्रिमिनल है, ये ठीक नहीं हो सकती। इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस हमेशा के लिए करना पड़ेगा। और 20% ठीक हो सकते हैं, 20% उसने कहा करप्ट है।
उनको हम डरा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हालात हैं। और मुझे ये बताएं कि इस बंदे को इंक्वायरी अफसरान से पूछना चाहिए कि आपने इस बंदे को क्यों लगाया, जब आपको पता था कि इसका कार्ड ऐसे जवाब लेना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बंदा जो खुद मंशियात में जो है वो मुलव्वस है, बड़े बड़े डीलर्स के साथ राब्ते में है। आप बताएं कि तलीमी अदारों के गिर्द जो मंशियात बिक रही है, ठीक है, हॉस्टल तक जो है वो एक्सेस है कि स्टूडेंट तक जो है वो मिल रही है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर तक जा रही है। और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि लड़के नहीं, लड़कियां भी इसमें मुलव्वस हैं। ऐसे तो ये फिर इस तरह के बंदों के लगाएंगे, इस तरह के जो इंस्पेक्टर हैं उनको ऑन पे स्केल पे अबलाइज करके लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा होता है कि उसके ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो मंशियात है, जिसने 8 करोड़ की मंशियात फरोख्त की है। मैं आपको मैडम बताऊं कि मैं कोई पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन पुलिस को कवर करता हूं। लेकिन कल से मुझे शर्म आ रही है इस वाक़े के बाद कि ये क्या है, हमारा सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और जो पुलिस अफसरान है, जो ईमानदार हैं, वो खुद परेशान है कि इस तरह के बंदे क्यों हमने लगाए, क्या वजह है। और आईजी साहब जो है ना वो उस पर पूरी इंक्वायरी करवा रहे हैं। कभी हमारी पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल चोरी होने में मुलव्वस होती है कि वहाँ पर जो कंप्लेंट्स की हो गई होती हैं और वो कबाड़ियों को बेच रही है हमारी पुलिस मोटरसाइकिलें, फिर कभी रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, अब मंशियात में मुलव्वस है। कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जिसमें हमारी पुलिस जो है वो मुलव्वस ना हो? कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें जो है वो हमारी पुलिस मुलव्वस नहीं है। मैं कहता हूँ कि आईजी पंजाब की तरफ से जिस तरह इस फोर्स से प्यार किया गया है ना, आज तक किसी आईजी ने नहीं किया। जितनी प्रमोशन उसने दी हैं, हाँ, जितनी वेलफेयर उसने की है इनके लिए, जितने कैश अवार्ड उसने दिए हैं, जितने मेडल उसने दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं। लेकिन उसका रिवार्ड देख लें, ये ठीक होगी उमर शेख फार्मूले से। अच्छा, उमर शेख फार्मूला क्या था? इनको पकड़ो, इन पे पर्चा दो, इनको जेल में करो, ठीक है। वो उसमें एक फाल्ट था, उमर शेख फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको रहमत करे। लेकिन बात यह है कि वो भी थोड़ा सा करप्ट था। अगर वो करप्ट नहीं होता तो वो बेहतरीन पुलिस अफसर था। अगर वो इसमें वो खामी ना होती, थोड़ा सा वो मुंह का बड़बोला था, थोड़ा सा गाली शाली भी देता था, वो नहीं देनी चाहिए। अभी भी कुछ अफसर देते हैं, उनको भी जो है वो नहीं देनी चाहिए। वो तो मंजर आम पर भी आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन बात यह है कि ये उमर शेख फार्मूले से ये पुलिस ठीक होगी। इसके अलावा जितना मर्जी प्यार कर लें, जितने मर्जी गोल्ड मेडल दे दें, जितने मर्जी कैश अवार्ड दे दें, जितने मर्जी आप इनकी तरक्कियाँ कर लें, आप देखें कि हम हर बंदे के जो शोल्डर पे एक रैंक ऊपर देख रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर था वो इंस्पेक्टर बन गया, जो इंस्पेक्टर था वो डीएसपी बन गया। रोजाना की बुनियाद पर कितने जो एहलकारों की तकर्रियां होती हैं। इस आईजी ने स्पेशल सीटें क्रिएट की हैं। अच्छा। और उनको प्रमोट किया, लेकिन उसका रिवार्ड देख लें, आवाम रुल रही है, रोजाना की बुनियाद पर डिकेटियां हो रही हैं। क्राइम रेट आप देख लें ना, बस सिर्फ क्राइम रेट देख लें कि कहां तक पहुंचा है। अब तो खबर ये भी आ रही है, आपने मुझे बताना है कि ये सही है कि नहीं, कि अब तो पर्चियां भी भत्ताखोरी के हवाले से भी पर्चियां दी जा रही है। भी है भत्ताखोरी के हवाले से भी पर्चियां दी गई हैं। इसको बड़ा ये छुपा के रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है लाहौर में वारदात, मतलब ये भी अब शुरू हो चुका है लाहौर में। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है। खास तौर पर जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो स्ट्रीट क्राइम है। अच्छा। स्ट्रीट क्राइम को हमें रोकना पड़ेगा। उसके लिए देखें, डॉल्फिन फोर्स इन्होंने बनाई है, ठीक है, पीरू फोर्स बनाई है, और सेफ सिटी के कैमरे हैं इन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तो डॉल्फिन फोर्स भी इन क्राइम्स में मुलव्वस हो गई, क्या करें हम। हालांकि देखें, इन्होंने बड़े यंग लड़के भर्ती किए जो मास्टर थे, इन्होंने BS ऑनर किए हुए थे, यूनिवर्सिटियों से पढ़े, लेकिन वो भी इस रंग में रंगे। उन्होंने भी जो है ये काम शुरू कर दिया। और वो देखें, घरों में वारदातें करें। अभी वो गया है, कल की बात है, बड़ी आपने देखा होगा, कल सर्च ऑपरेशन के लिए कहना कि किसी घर में गए हैं, वहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा है, और जो डॉल्फिन एहलकार था उसने वो घर से 2 लाख रुपया उठा लिया। वो घर का जो मालिक था उसने देख लिया, वो मौके पे पकड़ा गया। एग्जैक्टली। और उसका गिला पता ही क्या है, उसका कहता है कि मेरी मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, कि वो सामने है, उसकी मुद्दत में क्या करना चाहिए। वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया। और ये इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि पुलिस को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे दोबारा से जो है वो सारे यूनिट्स को देखने की ज़रूरत है, अफसरान को देखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी फोर्स क्या कर रही है। अब देखिए, इन्होंने प्यार करके देख लिया है, इन्होंने प्रमोशन करके की बार है। अब इन पे जो है ना वो सख्ती करेंगे तो ये बेहतर होंगे। बिल्कुल, सख्ती के अलावा कोई हल नहीं है। सख्ती ये है कि इनको जेलों में डालें, और कोई हल नहीं है। ये जैसे क्रिमिनल को ये जो DSP हैं जो मनशियात में मुलव्वस हैं, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट हो सकती है हमारी पुलिस फोर्स को ठीक करने के हवाले से, अगर ये लोग करना चाहें तो। नहीं, ये एग्जांपल बिल्कुल सेट हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ये एक DSP नहीं है, ये बड़े DSP निकल आएंगे, ये बड़े इंस्पेक्टर निकल आएंगे, बड़े SHOs निकल आएंगे, बड़े तफ्तीशी अफसरान निकल आएंगे, और कुछ SP भी निकल आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि ये नीचे तक की ये करप्शन करते हैं, ये SP भी कुछ ऐसे ही हैं।
जो करप्शन में पूरी तरह मुलव्वस हैं, वो उनके क्राइम की करने की जो वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन वो भी इस तरह के क्रिमिनल्स हैं। आप देखें कि पिछले हफ्ते आईजी साहब ने एक बड़ी सख्त मीटिंग की आरपीओज डीपीओज के साथ, तो उसने आई साहब ने कहा कि मैं क्या करूं जब मेरे डीपीओज ही जो है वो कब्जा करवाने में मुलव्वस है। आई साहब ने बड़ी मीटिंग में कहा, अच्छा मेरे लिए फिर मैं क्या क्राइम कंट्रोल करेंगे, फिर मैं कैसे वो पंजाब चलाऊंगा। तो ये तो सूरत हाल है, मतलब ये अलमिया आ गया है कि आईजी साहब कह रहे हैं कि मैं क्या करूं कि जब मेरे ही डीपीओ जो हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस होंगे। बिल्कुल, उन्होंने उनको शोकाज नोटिस जारी किए, उनको बताया कि आप जो है बाहर आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसके मुंह में ये रिश्वत का खून लग जाता है ना, वो नहीं बाहर आता। और ख़ास तौर पर अब हर बंदा ही, हर पुलिस अफसर ही ये चाहता है कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं अमीर हो जाऊँ किसी तरीके से। तो कुछ ने लेवल रखा हुआ है कि इस तरह की करप्शन करनी है, कुछ ने फिर कोई लेवल नहीं रखा हुआ। जैसे ये मजहर इकबाल डीएसपी था कि जैसे ही पैसे आए कमाने हैं, और मुझे लगता है ये कहीं बाहर फरार ना हो जाए, ये जैसे कल से नहीं ना पकड़ा गया मजहर इकबाल। तो छापे मारे जा रहे हैं अभी फिलहाल देखिए अब इसका ये था कि ये कितनी देर से कर रहा था, और सबसे अहम बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आईजी पंजाब और सीएम पंजाब इस पर एक्शन लें और पूछें कि इसको किसने लगाया, क्यों लगाया, किसकी सिफारिश पे लगाया ये, ठीक है। जब एक बंदे का इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो कैसे लग गया, तो वो कैसे इतनी बड़ी पोस्ट जब 12 दफ़ा वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ है तो किस के कहने पर बहाल होता रहा। मुझे लगता है कि ये जो नारकोटिक्स बेचने वाले हैं ना, मनशात फरोश हैं, ये बड़े बहासर लोग होते हैं, ये आम लोग नहीं होते, माफियाज होते हैं, इनके एक्सेस भी जो है वो बड़ी ऊपर तक होती है, तो ये खुद ही मैनेज करते होंगे, अफसरों से कहते होंगे। कोई असर रसूख वाला बंदा है उसके पीछे जो इतनी हाई रैंक तक पहुंच गए हैं, डीएसपी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा जैसे आपने पीरू फोर्स के हवाले से और डॉल्फिन फोर्स के हवाले से बात की, जब ये फोर्सेस बनाई गई तो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से खास तौर पर इन्हें बनाया गया था कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है कम हो जाएंगे, सैलरीज इनको इतनी अच्छी दी जा रही है, उनकी बाइक्स आप देख लें, उन्हें टेक्नोलॉजी लेस जो है वो फोर्सेस बनाया गया है कि उन्हें गैजेट्स दिए गए हैं, उन्हें इतनी अच्छी बाइक्स दी गई हैं, लेकिन फिर भी क्राइम्स जो है वो वहीं के वहीं है। तो इनको क्या फ़ायदा फिर इतना कुछ देने का, हमें हमारे टैक्स के पैसों से उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो वसाइल दिए जा रहे हैं। मैं बताऊँ कि जब ये फोर्सेस बनाई गई तो हमें एक होप थी, हमें एक उम्मीद थी कि अब जो स्ट्रीट क्राइम का जिन है वो काबू में आ जाएगा, क्योंकि ये इनका काम ही स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, इनका काम ही 15 की कॉल पे रिस्पॉन्स करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि 5 से 10% भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आजकल तो अगर देखा जाए तो उससे भी बढ़ गई हैं वारदातें। मैं बताऊँ कि कल जो खौफनाक वाक़या पेश आया है कि डिकेटों ने एक यंग लड़के को कत्ल किया और एक को ज़ख्मी किया। अच्छा, कल का ये वाक़या है, दूर का वाक़या नहीं है, ठीक है। अब डिकेटी पे मर्डर हो जाना और ज़ख्मी हो जाना, ये कितनी बड़ी जो है, नौजवान लड़का था बेचारा, पैसे निकल के एटीएम से निकाल रहा था, उसको बेचारे को मार दिया उन्होंने और एक को ज़ख्मी कर दिया। और सेकंड रात इस्लामपुरा के इलाके में एक वाक़या पेश आया कि शहरियों ने खुद डाकू को मार दिया। अच्छा, क्या करें अब, जाहिर है ऑब्वियसली जब पुलिस नहीं कुछ करेगी तो फिर शहरियों को ही करना पड़ेगा, शहरियों को कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने जो है वो डाकू को मार दिया। अब उसकी तफ्तीश हो रही है कि ये क्या वाक़या है, कैसे मारा है। अब ये कि शहरी परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम घरों से निकलते हैं तो डाकू आके गन पॉइंट पे पैसे लूटना शुरू कर देते हैं। नहीं तो ये गन कल्चर इतना ऑन हो चुका है कि हर कोई जो है गन्स लेकर जो है वो गन पॉइंट पर कुछ भी लूट लेता। अभी इन्होंने ना ये जो असला डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कार्रवाई सिर्फ चंद दिनों के लिए होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर ठप हो जाएगी। कोई मुश्किल मजाज नहीं, कोई भी चीज़ होती मुश्किल मजाजी से कोई भी नहीं जो है ना वो चीज़ चलती, जिसकी वजह से अब देखें ये चंद दिनों के लिए होगी, असला डीलर के खिलाफ एक्शन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और अब देखें, इवन दो कि पुलिस को पता होता है कहाँ पे असला बिक रहा है, कहाँ पर वो सारी इनकी जो है वो दुकानें हैं, या क्या है, आपको बंद रोड पे आप चले जाएं, वहाँ पे 5 से 10 हज़ार का आपको पिस्तौल मिल जाएगा, वहाँ पे हर चीज़ मिल। अच्छा, दूसरा मैं लास्ट पे ये पूछना चाहूँगी मुदस्सिर आपसे कि पहले यहाँ पर ना स्नैचिंग होती थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स की इतनी स्नैचिंग नहीं होती थी कि लोग कहते थे कि मोबाइल से ट्रेस हो जाएंगे हम और मोबाइल स्नैच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेचा नहीं जाएगा। अब मोबाइल्स भी बहुत ज़्यादा छीने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह लगती है कि अब ट्रेसेबल नहीं है, या क्या वजह है कि अलग अलग पार्ट्स जो है वो बेच दिए जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन आपने कर लिया, मेरी इस पे वैसे वो थी नज़र नहीं थी, मैं उसमें करना चाह रहा था बात इस पे। असल में ये बात यह है कि हाल रोड पे चले जाएं, आप हफीज़ सेंटर पे चले जाएं, ये इनका IME नंबर चेंज कर देते हैं। IME नंबर चेंज करते हैं तो मोबाइल नहीं पकड़ा जाता। जब तक उन बंदों को नहीं पकड़ा जाता, जब वो IME नंबर चेंज करते हैं, तब तक मोबाइल की चोरी नहीं रुक सकती। सेकंड अहम बात यह है कि जो कीमती मोबाइल है ना, जिनकी कीमत 1 लाख से ऊपर है,
70,000 है या 1 लाख प्लस है, वो पाकिस्तान में नहीं चलते, वो अफगानिस्तान स्मगल हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो नहीं पकड़े जा रहे, और जो चोर हैं, जो डिकेट हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे। और जो छोटे मोबाइल हैं जो 50,000 हैं, 50,000 का है, 40,000 का है, 30,000 का, वो नहीं जाता उधर, उनके मुलजमान को पकड़ा जाता है, पकड़ा जा सकता है। अगर जो है वो ये जो हाल रोड में चोर बैठे हुए हैं, जो फिर सेंटर में या दीगर मार्केटों में जो चोर बैठे हुए हैं, उनको अगर पकड़ लिया जाए, ठीक है, उनसे पूछा जाए कि आपने किन से मोबाइल लिया, उनको कोड ना चेंज करना, IMEI नंबर ना चेंज करने दिया जाए, उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे। लेकिन ये क्या करें, पुलिस वाले प्रेशर आ जाता है ताजरों का, हड़ताल का, या आप हमारा कारोबार बंद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कारोबार नहीं है, ये चोरी है, ये आप फ्रॉड है, ये धोखाबाजी है आवाम के साथ, ठीक है। इस पे जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए पुलिस अफसरान को। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है वो। सेकंड ये है कि आपने ये कैमरे लगाए हुए हैं, आप मोबाइल जो स्मगल होते हैं बाहर, अब ये लाहौर से जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो इतना थोड़ी नज़दीक है, 5-6 किलोमीटर थोड़ा है या 22 किलोमीटर थोड़ा है, इतना दूर आपने जाना, कोई नाका नहीं है जो इनको रोक सके, कोई नहीं है जो पकड़ सके इन चोरों को रास्ते में, ठीक है। और गाड़ियाँ भी उधर जा रही हैं सारी, जो है वो पेशावर जा रही हैं, इलाका गैर में जा रही हैं, वहाँ भी कोई नहीं पकड़। अब रोजाना की बुनियाद पर गरीब की जो सवारी है, गरीब की सवारी क्या हमसे है, मोटरसाइकिल, रोजाना की बुनियाद पर 120 मोटरसाइकिल, 100 मोटरसाइकिल रोजाना की बुनियाद पर, ठीक है। और सरेआम जो चोर हैं वो वारदातें कर रहे हैं, गैंग्स हैं उनके बाकायदा बने हुए कि आप उन्होंने एरिया बांटे हुए हैं कि आपका ये सिटी एरिया है, दूसरे का वो कैंट एरिया है, तीसरे का वाल्टन एरिया है, इस तरह उन्होंने एरिया इस वारदात में। तो क्या कर रही है पुलिस, हैरानगी वाली बात है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस की तवज्जो नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है पुलिस की तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर पे है। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला चलता रहे, लॉ एंड ऑर्डर में कोई मसला ना हो, उस वजह से जो है वो एक्शन होता है। उस वजह से लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन में क्या अवाम को निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको लवारिस छोड़ दिया जाता है क्या? मेरे ख्याल में अवाम पे तवज्जो नहीं है पुलिस की, और ऐसा होना नहीं चाहिए। फोकस करना चाहिए क्राइम की शरह को रोकने के लिए, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। अब देखें कि अब मैचेस आ गए हैं, ठीक है, मैचेस पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, शुरू हो रहे हैं, होनी चाहिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी लगाएं आप। जो है किसी भी शरपसंद को जो है वो कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अवाम का तो कुछ सोचे ना कि आप सारी ड्यूटी उधर लगा देंगे, सिक्योरिटी वहीं चली जाएगी, थाने आप लगा देंगे, अवाम का क्या होगा? अब 5 से 7 हज़ार बंदे को आप लगा रहे हैं, थानों से निकाल कर लगा रहे हैं, तो फिर वो किधर जाएंगे? ये सूरत हाल है। फिर पहले वो थाने में नजर नहीं आते हैं, FIR दर्ज नहीं कराई जाती है जब तक आपका कोई रेफरेंस नहीं होता है। बिल्कुल FIR का ये है कि अब थोड़ी बहुत दर्ज होना शुरू हो गई है, क्योंकि आई साहब ने काफ़ी इस पर एक्शन लिया है। 1787 पे वो लोग कॉल करते हैं, FIR दर्ज होना शुरू हो जाती है। वो भी अगर उस पर एक्शन आई साहब ना लें, थोड़ी सी तो जो हटेगी तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब SHO से पूछा जाता है तो वो सिर्फ क्राइम के बारे में पूछा जाता है, दीगर वारदातों के बारे में, दीगर जो चीज़ें हैं उनके बारे में कम पूछा जाता है। तो इस हवाले से वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन इनकी जो रोकने की शरह है उस पर किसी का कोई जो है वो फोकस नहीं है। उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ासतौर पर CSP लाहौर को, IG पंजाब को और CM को। अदरवाइज़ जो है ना वो मुझे लगता है कि शहरियों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है कि आपका क्राइम को रोकने के लिए जो एक बड़ा फार्मूला होता है लाहौर पुलिस के पास या दीगर फोर्सेस के पास कि इनकाउंटर कर दें जी जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, उसके बावजूद भी अगर क्राइम की शरह नहीं रुक रही तो फिर आपको फिर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ जी, अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर इसके बावजूद भी अगर क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद थे। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और लाहौर में जो क्राइम्स की रेशो बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम्स खास तौर पर बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बात की और पुलिस की कारकर्दगी हमें किस तरह की नज़र आ रही है उस पर भी हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जनाब CCPO से, वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी माल को जो है ना वो सिक्योर किया जाए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।